आज हम परमाणु संरचना चैप्टर में आज पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग का निश्चितता सिद्धांत और डी ब्रोगली की समीकरण, द्वैतीय प्रकृति की समीकरण। ठीक है, तो इसमें क्या है, डी ब्रोगली की द्वैतीय प्रकृति की समीकरण में उससे पहले 1905 की बात है। एक आइंस्टीन नाम का साइंटिस्ट था, उसने ये बताया या यह पता कर लिया कि जो हमारा प्रकाश है या विद्युत चुंबकीय विकिरण है वो जो होता है, वो जो बना होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, प्रकाश या जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। उन छोटे कणों को हम क्या बोलते हैं, फोटॉन्स बोलते हैं। ठीक है, और एक फोटोन बराबर h न्यू होता है। ठीक है, h यहाँ पे प्लांक नियतांक होता है, न्यू प्रकाश की आवृत्ति होती है। ठीक, ये ऐसा जो है वो आइंस्टीन साहब ने पता कर लिया था। तो ये 1905 की बात है या 1905 की बात है कि उन्होंने ऐसा बताया कि जो प्रकाश होता है या विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है वो हमारा जो होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो अब जो प्रकाश है उसमें क्या हुआ, अगर प्रकाश हमको ये पढ़ाया है तरंग की तरह व्यवहार करता है, लेकिन अगर उसमें छोटे छोटे कणों से मिलकर अगर वो चीज़ बनी हुई है तो उनमें कण की गुण भी विद्यमान होंगे। दैट मीन्स वो दो तरह की प्रवृत्ति रखता है। तो जैसा मैं बोलता हूँ कि किसी भी चीज़ का नाम रखने की वजह होती है और उसके नाम में ही उसका पूरी परिभाषा या डेफिनेशन होती है। वो कह रहा है डी ब्रोगली की द्वैतीय प्रकृति का सिद्धांत। ठीक है, अब द्वैतीय का मतलब दो होता है, प्रकृति का मतलब आप प्रकृति का मतलब समझते हैं, व्यवहार। ठीक है, तो अब ये नियम किसी ऐसे तथ्य को लेकर है जो दोहरा व्यवहार प्रदर्शित करता होगा, सीधा सा मतलब है। परमाणु संरचना चैप्टर है, तो परमाणु संरचना में या तो इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है, इनके बारे में बात हो रही है। तो आधे से ज़्यादा चीज़ हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो यहाँ पर क्या है, और जो परमाणु जो होता है उसमें मूविंग पार्टिकल कौन है, मूविंग पार्टिकल हमारा कौन है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन जो गतिशील इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, वो गतिशील इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु में, और इलेक्ट्रॉन जो है वो गतिशील है, बट जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं वो किस में होते हैं, नाभिक में होते हैं। इतना हम जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर इस बात को लेकर के जो हमारे डी ब्रोगली साहब थे उन्होंने आइंस्टीन के नियम का सहारा लिया और उन्होंने ये बताया कि जो पदार्थ होता है, पदार्थ भी दोनों तरीकों का व्यवहार करता है या दो तरीके का गुण प्रदर्शित करता है। क्या करता है, वो तरंग की तरह के भी गुण प्रदर्शित करता है और कण की तरह भी गुण प्रदर्शित करता है। तो डी ब्रोगली साहब ने जो 1924 में ये नियम दिया उसमें ये बताया कि उन्होंने तो प्रकाश और विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए किया था, इन्होंने पदार्थों को लेकर बोला। ठीक है, तो पदार्थ जो होते हैं उनमें तरंग और कण दोनों की गुण पाए जाते हैं, ऐसा डी ब्रोगली साहब ने बताया। क्योंकि इसमें दोनों गुण पाए जाते हैं और दो को हम द्वि बोलते हैं, तो द्वैतीय प्रकृति का सिद्धांत, इसलिए इस सिद्धांत को बोला जाता है। अब जो हमारा परमाणु है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, गति कर रहा है। ठीक है, अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा नाभिक है, नाभिक में आपके प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है और ये आपका अंश है, इसमें इलेक्ट्रॉन आपका गति कर रहा है। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका द्रव्यमान अगर आप मान लो क्या है, m, स्मॉल b से गति कर रहा हो। ठीक है, और इसकी तरंगदैर्घ्य हम मान लेते हैं तरंगदैर्घ्य लैम्डा। तो अब इन तीनों के बीच में क्या संबंध होगा, ठीक है, इन तीनों के बीच में संबंध होगा लैम्डा बराबर h/mv। तो ये डी ब्रोगली समीकरण कहलाते हैं। ठीक है, और ये जो सिद्धांत होता है वो छोटे कण पर भी मतलब अप्लाई होता है, बहुत बड़े पिंडों पे अप्लाई नहीं होगा, जैसे पृथ्वी है, क्योंकि वो भी गति कर रहे हैं बट उन पे अप्लाई नहीं होता है, केवल छोटे कणों पर ही अप्लाई होता है जो मूवेबल होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही तरह का व्यवहार, पदार्थ का दोनों तरीकों का ही व्यवहार जो है प्रदर्शित करना जो होता है वो क्या कहलाता है, हमारा द्वैतीय प्रकृति का सिद्धांत कहलाता है। यदि m
द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन v वेग से गति कर रहा है और उसका तरंगदैर्घ्य लैम्डा हो तो उसके बीच में समीकरण आती है लैम्डा बराबर h अपॉन mv। ओके, mv, m यहाँ पे आप समझ गए द्रव्यमान है, v जो हमारा है वो वेग है, h हमारा प्लांक वेग। ठीक है, और लैम्डा आपका तरंग है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका डी ब्रोगली की व्यक्तिवृत्ति का सिद्धांत है और ये इक्वेशन जो है आती है कि डी ब्रोगली की समीकरण कौन सी है, उसमें रिलेशन पूछता है तो वो आपको डी ब्रोगली की समीकरण याद होनी चाहिए, लैम्डा बराबर h अपॉन mv। ठीक है, दूसरा है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या है? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत ये कहता है कि जो हमारा कोई भी गतिशील जो कण है, ठीक है, कोई भी जो गतिशील कण है वो क्या करता है, जब वो गति करता है तो गति करते समय उसकी अगर कोई चाहे स्थिति और वेग का निर्धारण ठीक ठीक कर ले, संवेग का निर्धारण अगर कोई ठीक ठीक कर ले तो वो नहीं कर सकता। जब तक वो वेग को सही निर्धारित करेगा तब तक उस चीज की, उस कण की स्थिति बदल जाएगी और स्थिति का निर्धारण जब तक वो करेगा तब तक उसका वेग बदल जाएगा। तो ठीक एक्यूरेट मतलब लगभग तो आप पता कर सकते होगे बट एक्यूरेट ठीक ठीक नहीं पता कर सकते दोनों चीजों को। संवेग और उसकी स्थिति का आप ठीक ठीक उसी क्षण निर्धारण नहीं कर सकते। यदि आप एक स्थिति का निर्धारण ठीक ठीक कर लोगे तो संवेग में अनिश्चितता आएगी आपकी, और संवेग का निर्धारण ठीक ठीक कर लोगे तो स्थिति में अनिश्चितता आएगी। तो इसी को हाइजेनबर्ग में का अनिश्चितता सिद्धांत कहते हैं। देखो इसमें फिर हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, दैट मीन्स अनिश्चितता, तो किसी चीज में अनिश्चितता है, तो अनिश्चितता है तो किसमें है, स्थिति और संवेग में। अगर स्थिति का ठीक ठीक निर्धारण कर लोगे उसका कण का तो संवेग में अनिश्चितता होगी, संवेग का ठीक ठीक निर्धारण कर लोगे तो स्थिति में अनिश्चितता रहती है। आप दोनों ही चीजों का एक साथ यथार्थ निर्धारण नहीं कर सकते। अगर आप स्थिति को डेल्टा x से माने और संवेग को डेल्टा p से मांगे तो उसका लिए समीकरण आपकी होती है डेल्टा x इंटू डेल्टा p ग्रेटर और लेस देन 4 पाई। ठीक है जी, एच आपने अभी बड़ा प्लांक लिया काम का, डेल्टा एक्स जो है वो आपकी स्थिति की अनिश्चितता, डेल्टा पी संवेग की अनिश्चितता। ठीक है, तो ये समीकरण गणितीय रूप में हम इसको इस समीकरण से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो हमने पहला नियम पढ़ा डी ब्रोगली की द्वैतीय प्रकृति का सिद्धांत, जिसमें पदार्थ जो होता है वो दोनों तरीके का व्यवहार करता है, तरंग और कण दोनों तरीके का व्यवहार करता है। और इसमें हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत में हमने समझा कि जो हमारा गतिशील कण है उस गतिशील कण की हम स्थिति और संवेग दोनों का यथार्थ निर्धारण नहीं कर सकते। यथार्थ से मतलब यहाँ पे सरल भाषा में समझो तो ठीक ठीक निर्धारण नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आप स्थिति का सही से निर्धारण कर लोगे तो आपको संवेग में अनिश्चितता मिलेगी और संवेग का सही से निर्धारण कर लोगे तो स्थिति में अनिश्चितता प्राप्त होगी। ठीक, तो ये आपका क्या है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत है। इसके बाद हमको पढ़ना है पाउली का अपवर्जन नियम।
नहीं किया जा सकता। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको मिला दें, फिर पढ़ेंगे हम पावली का अपवर्जन नियम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, पढ़ना हमको पावली का अपवर्जन नियम। पावली का अपवर्जन नियम। पावली का अपवर्जन नियम पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा क्वांटम संख्याओं के बारे में बैक में जाना पड़ेगा। अगर आपको नहीं समझना है तो क्वांटम संख्याओं वाला वीडियो आप देख के उसको रिवाइज करें, तो पावली का अपवर्जन नियम पढ़ेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। क्वांटम संख्याएं वो संख्याएं थी जो हमारी इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण करती थी। मतलब इलेक्ट्रॉन किस कोश में किस कोश में है, किस कोश के किस उपकोश में है, किस उपकोश के किस कक्षक में है, और वो क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो उसकी इन सभी स्थितियों को बताने के लिए हमने जिन क्वांटम संख्याओं का प्रयोग किया था वो 4 प्रकार की थी। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विवंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और स्पिन क्वांटम संख्या। ठीक है, ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों का मिस हो गया उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं क्वांटम संख्या वाले को। फिर पावली का, तो पावली साहब क्या कहते हैं? पावली साहब ये कहते हैं किसी उपकोश के कक्षक में उपस्थित किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए 4 क्वांटम संख्याओं के मान जो है वो कभी भी समान नहीं हो सकते हैं। ठीक है, पावली साहब क्या कहते हैं? पावली साहब ये कहते हैं यदि किसी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो उन 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए 4 क्वांटम संख्याओं के मान जो है वो कभी भी समान नहीं होंगे। यदि किसी स्थिति में 3 क्वांटम संख्याओं के मान समान हो जाते हैं तो चौथी का मान अवश्य क्या होगा? भिन्न होगा। ठीक है, अब इस चीज को अभी एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए कैसे। पहले नियम लिख लीजिए, पावली का अपवर्जन नियम। किसी कोश के कक्षक में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए 4 क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। यदि किसी स्थिति में तीन क्वांटम संख्याओं के मान समान है तो चौथी का मान अवश्य ही भिन्न होगा। यही हमारा क्या है? पावली का अपवर्जन नियम। ठीक है, पावली साहब क्या कहते हैं? किसी उपकोश के कक्षक में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए 4 क्वांटम संख्याओं के मान कभी भी समान नहीं हो सकते।
यदि किसी स्थिति में 3 के मान समान हो गए हैं तो चौथी का मान जो है वो अवश्य ही भिन्न होगा। एक एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये है n बराबर आपका 1, ठीक है, n बराबर अगर आपका 1 है तो इसके लिए n का मान कितना आएगा? किसी n के लिए n का मान क्या होता है? n का मान क्या होता है? n माइनस 0 से n माइनस 1 तक भी था। तो इसमें रखोगे तो क्या है? n बराबर 0, 1 माइनस 1, दैट मीन्स 0, मतलब कुल मिलाकर l का मान क्या आ गया? 0, ठीक है, ओके। अब l का मान 0 है तो m का मान क्या होगा? 0 होगा। और किसी तो l का मान हमारा क्या आ गया? 0। अब l का मान समझते हैं। किसी l के लिए m के मान क्या होते हैं? किसी l के लिए m के मान क्या होते हैं? m के मान होते हैं प्लस l से 0 सहित माइनस l तक। यही पढ़ा था पीछे, ठीक है। तो अगर l का मान 0 तो इसमें का भी 0, ये भी 0, ये भी 0, दैट मीन्स कहना कोई है कि m बराबर भी क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। और एक के लिए क्या लिखते हैं हम? 2 मान। s का मान क्या होगा? प्लस हाफ और माइनस, ठीक है, ये इस तरीके से होगा। तो अब देखो इसका मान जो कितना है? प्लस हाफ, इसका मान क्या? माइनस हाफ, ठीक है। अब इसको दूसरी तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारा मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, क्या है? 2He4, इसका इलेक्ट्रॉन ले लो 1s2, ठीक है। अब इनके लिए जो दो इलेक्ट्रॉन है, इनके लिए हम 4 क्वांटम संख्या निकाल के देखेंगे एस कोश के सबके लिए। इसके लिए क्या कर सकेंगे? दोनों इलेक्ट्रॉन इसी में आ जाएंगे और इसके लिए m है, इसका मान क्या होता है? m का मान 0, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 1s। तो क्या सिखाया था? ये वाली संख्या किसको बताती है? पहले इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्या निकालें। पहले इलेक्ट्रॉन की, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्या निकालेंगे। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्या निकालेंगे तो n का मान कितना आएगा आपका? n बराबर क्या आएगा? 1। और s के लिए n का मान क्या होता है? n मतलब पिछला आप देखेंगे, देखो 0, 1, 2, 3। तो l बराबर, अगर l बराबर 0 है तो ये s कोश होता है, l बराबर 1 है, b कोश होता है, l बराबर 2 है तो b कोश होता है, l बराबर 3 है और ये f कोश होता है, ठीक है। तो अभी देखो ये s कोश है, तो s कोश के लिए l का मान क्या है? 0। तो l का मान क्या होगा? 0। m का मान 0 और s का मान, इलेक्ट्रॉन कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन ऊपर को है तो प्लस हाफ, इलेक्ट्रॉन नीचे को है तो माइनस हाफ, इलेक्ट्रॉन ऊपर को है तो प्लस हाफ। तो अब ये पहले इलेक्ट्रॉन की ये होगी, ठीक है। अब दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात, तो n बराबर कितना होगा? दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है तो n बराबर तो ये रहेगा 1 और l बराबर क्या रहेगा? s बराबर क्या है? 0। तो m बराबर भी 0। लेकिन यहाँ पर देखो आप, जो इलेक्ट्रॉन हुआ क्या? इलेक्ट्रॉन का सेकंड नीचे, तो क्या हो जाएगा? s बराबर हमारा क्या हो जाएगा? माइनस हाफ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे n का मान 1 है, n का मान 1 है, l का मान 0 है, l का मान 0 है, m का मान 0 है, मतलब 3 क्वांटम संख्याओं के मान है वो समान है, लेकिन चौथी का मान जो है वो डिफरेंट है। इसका s बराबर प्लस आता है, इसका माइनस आता है। यही नियम है कि यदि किसी कंडीशन में 3 के मान समान हो भी जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए तो चौथी का मान अवश्य ही भिन्न होगा। वो तो होगा ही, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हमेशा ऊपर को दिखाते हैं, एक नीचे को दिखाते हैं। तो जो ऊपर का दिखाया करोगे वो प्लस हाफ से डिनोट करोगे, दूसरे वाले को नीचे दिखाओगे तो वो माइनस हाफ से डिनोट करोगे। तो यही नियम है कि किसी उपकोष के कक्षक में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए 4 क्वांटम संख्या के मान समान नहीं हो सकते। यदि किसी परिस्थिति में 3 क्वांटम संख्या के मान समान हो भी जाते हैं तो चौथी का मान अवश्य ही भिन्न होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके आज ये पूरा चैप्टर लगभग खत्म हो गया और सारे नियम, इन सभी नियमों में से सारे नियम इंपॉर्टेंट है, आपको एक नियम एग्जाम में मिलेगा ही जरूर, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको याद करें।